हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत बढ़िया होंगे। एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि भाई 2-3 दिन में क्लासेस नहीं ले पाया ड्यू टू द फेस्टिवल ऑफ दिवाली एंड भैया दूज। और मेरी तरफ से एंड मेरी एंटायर फैमिली की तरफ से आप सभी लोगों को दिवाली और भैया दूज की, गोवर्धन पूजा की सभी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है। और हम जो है भाई जिस टॉपिक पे चल रहे थे हम उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। हम फिजिक्स में लेके चल रहे थे। लास्ट हमने आई थिंक सो एप्लीकेशंस ऑन ग्रेडियंट कर्ल एंड डाइवर्जेंस किया था। नाउ वी आर गोइंग ऑन द नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। और देखिए काफ़ी सिंपलेस्ट थ्योरम है, ठीक है ना। और आपने बढ़िया से एंजॉय भी किया होगा भाई। ये चीज़ तो मैं समझ के चलता हूँ कि दिवाली बहुत बढ़िया से सेलिब्रेट की होगी आप लोगों ने, और वो आनंद भी ले लिया, मज़ा आ गया। ठीक है, अब थोड़ा सा मजे इधर भी ले लेते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए आपको गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम बेसिकली कहती क्या है। डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फील्ड तो आपने पहले ही पढ़ा था। डाइवर्ज कहने का मतलब, क्योंकि हमने जब डाइवर्जेंस को स्टडी किया तो हमने आपको बताया था 3 तरह के डाइवर्जेंस होते हैं। एक क्या, पॉजिटिव डाइवर्जेंस, जिसमें आपका फैलने की बात हो रही है, डाइवर्ज होने की बात हो रही है। सेकंड आ जाता है नेगेटिव डाइवर्जेंस, जिसमें हम कन्वर्जिंग की बात कर रहे हैं। तीसरा आ जाता है जिसमें हमारा डाइवर्ज हो ही नहीं रहा, मतलब फील्ड हमारा कांस्टेंट बना रहता है। तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम बेसिकली हमसे कहती क्या है, पहले तो स्टेटमेंट समझिए। स्टेटमेंट क्या है मैंने उसका मैथमेटिकल, और ये अगर आपको मैथमेटिकल स्टेटमेंट याद रहा ना, तो मैथमेटिकल स्टेटमेंट याद होने के साथ आप उसको फिजिकली खुद अपनी भाषा में उसको डिफाइन कर सकते हो। मैथमेटिकल स्टेटमेंट मुझसे क्या कह रहा है, देखो मैं दोनों लैंग्वेजेस में बात करूंगा। किसी वेक्टर के डाइवर्जेंस का, किसी वेक्टर के डाइवर्जेंस का किसी वॉल्यूम v पर लिया गया वॉल्यूम इंटीग्रल। देखो 3 इंटीग्रेशन लगे, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई के लिए, तो 3 लेंथ आ गई मेरे पास। इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द वॉल्यूम, हम वॉल्यूम रीजन की बात कर रहे हैं। तो किसी वेक्टर के डाइवर्जेंस का किसी दिए गए वॉल्यूम पर लिया गया वॉल्यूम इंटीग्रल उसी वेक्टर के क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल के बराबर होता है। यहां जो सर्कल जैसा दिखाई दे रहा है ना आपको, दैट सर्कल इज नथिंग बट इज it is representing that the surface is closed। मतलब ये सर्कल मुझे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि मेरा जो हमारा स्पेयर सरफेस है, इट इज अ क्लोज बाउंड्री, ये क्लोज बाउंड्री है। तो वो उसी वेक्टर के क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल के बराबर होता है जहां सरफेस एस इस वॉल्यूम v को बाउंड करता हो। मतलब जैसे इस कमरे में मैं खड़ा हूं, या आप जिस कमरे में बैठे हैं, डेफिनेटली वो कमरा या तो क्यूब शेप में होगा या क्यूबॉइड शेप में होगा। तो आप उसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं लेंथ, हाइट एंड इनटू ब्रेथ करके, ठीक है ना, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई करके मैं उसका वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको ये वाला रीजन रफ स्पेस के लिए यूज कर ले रहा हूं। आई एम यूजिंग दिस स्पेस फॉर द रफ वर्क, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर देखिए, समझना इसे भी। मान लीजिए आप इस तरह के रूम में बैठे हुए हैं, ये आपका रूम है। यहां पर क्लोज करने का थोड़ा सा मीनिंग सही से, अब इसकी एक लेंथ भी होगी, डेफिनेटली लेंथ है, विड्थ है, ब्रेथ मतलब, एंड दैट इज हाइट। तो ये वॉल्यूम, इस वॉल्यूम को कितने सरफेस एनक्लोज कर रहे हैं। अगर आप इसमें सरफेस गिनने जाओ, आप अपने कमरे की दीवारों को गिनो तो टोटल कितनी दीवारें हो रही है। आमने सामने 2 दीवार, इधर उधर 2 दीवार, 4 दीवार, एक रूप है आपका, एक नीचे बॉटम है जिस पर मैं खड़ा हुआ हूं, ठीक है। तो इस पूरे वॉल्यूम को कितनी दीवारें एनक्लोज कर रही हैं, 1 2 3 4 5 और पीछे से 6, मतलब 2 ऊपर नीचे, 2 इधर और 2 आगे पीछे। तो आपका ये वॉल्यूम कितने सरफेस से बाउंड हो रहा है, 6 सरफेस इसमें यूज हो रहे हैं जिनके द्वारा ये बाउंड हो रहा है। तो यहां पर हमारा कहने का अर्थ वही है कि जहां सरफेस एस इस वॉल्यूम वी को बाउंड करता हो। अब एक बार मैं पूरा स्टेटमेंट रिपीट कर रहा हूं, पहले हिंदी में देन आफ्टर इंग्लिश में। किसी वेक्टर फील्ड ए का, या किसी वेक्टर क्वांटिटी भी आप कह सकते हैं, किसी वेक्टर फील्ड ए के डाइवर्जेंस का किसी दिए गए वॉल्यूम v पर लिया गया वॉल्यूम इंटीग्रल उसी वेक्टर के क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल के बराबर होता है जहां सरफेस s उस वॉल्यूम v को एनक्लोज करता हो, मतलब उस सरफेस s वॉल्यूम v को घेर देता हो। तो इसको आप लिख भी सकते हैं क्या, मैथमेटिकल स्टेटमेंट हमने दे दिया, दैट इज, आप क्या लिख सकते हैं, दैट इज वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ divergence of a vector field taken
over a volume, the volume integral of divergence of a vector field taken over the volume is equals to closed surface integral of the same vector field which encloses the volume V। आई बात क्लियर? तो मैंने यहां पर भी वही चीज लिखी। देखिए मैंने इंग्लिश में क्या बोला कि द वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड ए taken over a given volume V is equals to the surface integral is equals to the closed surface integral of the same vector where the surface S encloses the volume V। Is that clear? तो स्टेटमेंट तो पहली चीज तो आपको देखो, अगर आपको मैथमेटिकल स्टेटमेंट याद रहा तो डेफिनेटली आपको उसको थ्योरी में भी आप उसे आसानी से लिख पाएंगे। अब ये स्टेटमेंट किस तरह से वेरीफाई किया जा सकता है, और ये नॉट पर्टिकुलरली फॉर ग्रेजुएशन क्लासेस बट इन द बीटेक सेशंस, बीटेक क्लासेस में भी काफी मल्टीपल यूजेस में काम आएगा। और कहां पर हमारा काम आता है, देखो यहां पर ये चीज मेरे को क्या बता रहा है, ये सरफेस इंटीग्रल है। सरफेस इंटीग्रल आपका 2 डायमेंशन में चलता है, लेंथ विड्थ, क्लियर। ये वॉल्यूम इंटीग्रल है, 3 डायमेंशन में वर्क करता है। तो आपको एक चीज यहां पर एक चीज नोटिस करने को भी मिल रही है कि ये मुझे किस चीज के लिए पावरफुल बना रहा है, ये मुझे किस चीज में हेल्प कर रहा है कि मैं सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में, वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकता हूं। तो यहां पर आप चाहें तो ये चीज लिख सकते हैं कि this theorem enables us to convert volume integral into surface integral and vice versa। वाइस वर्सा का मतलब तो समझते होंगे आप लोग। वाइस वर्सा मतलब मैं वॉल्यूम को सरफेस इंटीग्रल में या सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में हम आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसकी जहां पर भाई जिस जगह पे मेरी रिक्वायरमेंट, अब देखो हमारी रिक्वायरमेंट कहां जरूरत होती है, जहां पर मैं सरफेस की बात करूं। जैसे अभी आपने दिवाली बनाई थी, ठीक है ना, थोड़ा सा इस चीज को समझना क्योंकि मैं थोड़ा डीप में लेके जाना चाह रहा हूं आप लोगों को। आपने अभी दिवाली बनाई थी तो एक उसमें यार एक वो आता है, आपने देखा होगा एक गुब्बारा टाइप का होता है कागज का बना हुआ, बीच में एक लाइट जलाते हैं, वो हवा में उड़ता है तो हमको ऐसा लगता है जैसे कोई दिया जा रहा होगा ऊपर को, ठीक है ना। अब उस जो शेप है ना, उसका शेप नीचे तो छोटा है, ऊपर ऐसे बलून टाइप का होता है, ठीक है ना, बलून टाइप का होता है। तो ये देखो ना ही इसकी परफेक्ट ज्योमेट्री, ना ही परफेक्ट स्फेरिकल है, ना ही क्यूब है, ना क्यूबॉइड है। जैसे हम जिस रूम में मैं खड़ा हूं इसका वॉल्यूम तो आसान है ना निकालना, लेंथ हाइट विड्थ हम मल्टीप्लाई कर देंगे। इट इज वेरी इजी टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द गिवन रूम, जिस रूम में मैं खड़ा हुआ हूं। या फिर मेरे को स्फीयर दिया रहता तो स्फीयर का भी मैं वॉल्यूम आसानी से फाइंड आउट कर लेता। लेकिन जब मैंने आपको कहा कि जो दिया आपका बीच में जलता है ना, वो उस गुब्बारे को ऊपर लेके जाता है, इट इज नॉट इन अ परफेक्ट सिमेट्रिकल शेप, वो एक परफेक्ट सिमेट्रिकल शेप में नहीं है। अब जब उसका दिया जब अंदर जल रहा होगा ना, आप यहां पर समझ लो, इमेजिन कर लो कि यहां पर ये दिया है और ये आपका बलून इस तरह से है, ठीक है ना, इसको बलून कंसीडर कर लो। अब ये ऊपर को जा रहा है। अब यार भाई, अब अगर मुझे ये देखना है कि कितनी लाइट मेरी डाइवर्ज कर रही है, भाई इस दिए से लाइट एमिट हो रही होगी, ठीक है ना। जैसे हमारा जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं तो आपने इलेक्ट्रिक के फील्ड के केस में क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में आपने पढ़ा कि अगर कोई मेरा चार्ज टेस्ट चार्ज है, रेस्ट में टेस्ट चार्ज है कोई, तो इसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। इससे अगर मैं r डिस्टेंस पर बाहर निकलने वाले फ्लक्स की बात करूं तो इससे बाहर निकलने वाला फ्लक्स याद है आपने जो इंटर में पढ़ा था, उसको फाई ई, इसको आप क्या लिखते थे, ई डॉट ds क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल। अब यहां ये मत सोचे कि सब एक सिंगल इंटीग्रल बना दिया, यहां नीचे s लिख दिया गया है, इसका मतलब वो डबल इंटीग्रल है। और क्लोज्ड क्यों का, देखो हमने पूरी बाउंड्री क्या कर रखी है, क्लोज कर रखी है। भाई इससे अगर इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस E निकल रही हैं, यहां पर ये छोटा सा एलिमेंट ds वेक्टर है, तो E डॉट ds केवल इस एलिमेंट से बाहर निकलने वाला फ्लक्स था, एंटायर सरफेस से बाहर निकलने वाला फ्लक्स, दैट इज E डॉट ds। और आपने अगर गॉस लॉ पढ़ा था तो इसकी वैल्यू क्या थी, चार्ज Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो आपने इंटर में पढ़ा हुआ है कि किसी भी अगर मेरे पास कोई गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज Q प्रेजेंट है, तो उससे जो बाहर निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स
सरफेस के अंदर उपस्थित टोटल चार्ज का 1/ε0 टाइम्स होगा। अब अंदर कितने भी चार्ज हो, पॉजिटिव Q, माइनस Q, Q3, Q4, कितने भी रैंडम चार्जेस हो, और ऐसे ही आप अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करें तो मैग्नेटिक फ्लक्स को कैसे ड्रॉ करते थे, B डॉट ds, इट इज स्टैंडिंग फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट इज स्टैंडिंग फॉर मैग्नेटिक फील्ड। ये हमारा इंटरमीडिएट लेवल का है। अच्छा, यहां पर जो मैं बात कर रहा हूं आपसे कि भाई अब अगर जो कैंडल, वो जो हमारा बलून था वो जो ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है ना, अब बीच में कैंडल तो बीच में जली हुई है, अब मुझे ये देखना है कि यार लाइट किस तरह से एमिट हो रही है और लाइट कितना प्रकाश उस बलून से बाहर आ रहा है। तो एक्चुअली लाइट जो एमिट हुई ना, जो इस अंदर जो भी कैंडल या आपका जो भी दिया जला हुआ था उससे जो लाइट एमिट हो रही है, एक्चुअली अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें ना, फैली तो एंटायर वॉल्यूम में, लेकिन हमारे को कहां से आती हुई बाहर दिखाई दे रही है, मेरे को तो केवल बाहर सरफेस से आती हुई दिखाई दे रही है। अरे बात है, तो मैं वॉल्यूम इंटरवल को किसमें कन्वर्ट कर सकता हूं, सरफेस इंटरवल। क्यों? क्योंकि इसका वॉल्यूम निकालना तो थोड़ा सा टफ हो जाएगा, बिकॉज इट इज नॉट इन अ परफेक्ट शेप, कोई परफेक्ट शेप में नहीं है, इसीलिए इस थ्योरम का यूज किया जाता है। तो यहां पर समझिए, अब इसको थ्योरम को प्रूव करने के लिए देखिए मल्टीपल राइटर्स और मल्टीपल टीचर्स अलग अलग शेप बॉडी का प्रयोग करते हैं। आप कैसी भी एक 3 डायमेंशनल शेप बॉडी कंसीडर कर लीजिए, देखिए वेरिफिकेशन, मैं मान ले रहा हूं कि ये मेरे पास एक 3 डायमेंशनल बॉडी है और ये क्लोज्ड सरफेस है, क्लियर। जैसे कोई भी आप कागज पकड़ लो, कागज को ऐसे करके गोल करके घुमा दो चारों तरफ से, क्लियर। बीच में आप चाहे तो एम्प्टी स्पेस रख सकते हो या कुछ भी स्पेस, लेकिन मैंने किस तरह से शेप में दी थी, जब फुटबॉल होती ना, फुटबॉल आप ऐसा समझ लो, फुटबॉल की तरह से मैंने उसको राउंड करके घुमा दिया, लेकिन कोई भी ऐसा कोई कंसिडर नहीं करना है कि हाँ यार मेरी पर्टिकुलर फुटबॉल के लिए ही होगा, ऐसा नहीं, ठीक है। आप कोई भी 3 डायमेंशनल शेप ज्योमेट्री को ले लीजिए, हमने मान लिया कि ये टोटल वॉल्यूम कितना कवर कर रही है, 20 का वॉल्यूम है, जो S इसका सरफेस एरिया जो कि पूरी तरह से बाउंडेड है। अब यहां पर भाई अगर मुझे ये फाइंड आउट करना है इससे, ये किसी वेक्टर फील्ड A के फील्ड में खींचा गया है, हमने A ही मान के कंसीडर करके लेके चले हैं, हम ये मान के चल रहे हैं ये जो हमारा सरफेस है, जो बाउंड सरफेस है, हमने किस में खींचा है, किसी वेक्टर फील्ड A में खींचा हुआ है। अब इससे कितना फ्लक्स बाहर की तरफ एमिट करेगा, ठीक है ना, कितना फ्लक्स इससे बाहर की तरफ एमिट करेगा, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, मैं कई सारी लाइंस ऐसे ड्रॉ कर दे रहा हूं, मल्टीपल नंबर ऑफ लाइंस। ये मेरी y एक्सिस के पैरेलल आ गई कुछ लाइंस, ये कुछ मैंने x एक्सिस के पैरेलल ले ली, और यहां पर प्रत्येक का शेप आपको समझ में आ रहा है, प्रत्येक का शेप किस आकार का होगा, यहां पर प्रत्येक का शेप कुछ इस तरह का होगा, देखो ज्यादा समझ में। ये फ्रंट तो आपको दिखाई दे रहा है क्योंकि देखो हमारा बोर्ड तो 2 डायमेंशनल है और हम समझाना चाह रहे हैं 3 डायमेंशनल। तो मैंने क्या कहा था, कागज को आप इस तरह से मोड़ के कैसे भी कंसीडर। अब आप देखो एक्स एक्सिस के पैरेलल, दिमाग में इमेजिन करो इस चीज को कि हाँ भाई मेरा इस तरह से कागज हमने एक मोड़ा, टेढ़ा मेढ़ा मोड़ दिया था, अब मैं एक्स एक्सिस के पैरेलल, सॉरी वाई एक्सिस के पैरेलल ऐसे लाइन खींचूं, एक्स एक्सिस के पैरेलल ऐसे लाइन खींचूं, तो मेरे को क्या मिलेंगे, कई सारे क्यूब भी मिलेंगे, कई सारे क्यूबॉइड भी मिलेंगे, अलग अलग रैंडम शेप की बॉडीज हमें यहाँ पर क्या मिल जाएंगी, अंदर मिल जाएंगे, लेकिन सभी क्या है 3 डायमेंशनल बॉडीज हैं, क्लियर। तो हमने पूरे वॉल्यूम को क्या किया, जो हमारा ये पूरा टोटल वॉल्यूम था, इस टोटल वॉल्यूम इसका था V, मैं इसको कई सारे छोटे छोटे वॉल्यूम एलिमेंट में हम क्या कर दे रहे हैं, डिवाइड कर दे रहे हैं, क्लियर। तो एक बार इतना कॉपी कर लो यार, फिर इसके फिगर को ऊपर बना के फिर हम इसको वेरीफाई करते हैं, एक बार इतना कॉपी कर लीजिए। तो मैंने सरफेस नीचे से मिटा के ऊपर कर दिया, जो कितने वॉल्यूम को एनक्लोज कर रहा है, V वॉल्यूम को एनक्लोज कर रहा है, वही लाइनें मैंने लिखी थी कि लेट कंसीडर द क्लोज सरफेस एज बाउंडिंग द वॉल्यूम V and we divide the volume V into a number of infinitely small volume element। infinitely small कहने का मतलब बहुत छोटे छोटे बनाए हैं, मतलब जिनका वॉल्यूम लगभग अप्रोच कर रहा है 0 की तरफ, इतने छोटे हैं, और वो कितने वॉल्यूम कितना सरफेस एरिया एनक्लोज कर रहे हैं, ∇S1 ∇S2 एंड ∇SN एनक्लोज कर रहे हैं। अच्छा, और मैंने आपको क्या बताया था, प्रत्येक का, जैसे ये अगर मेरा पहला वॉल्यूम एलिमेंट है, मान लीजिए ये मेरा पहला वॉल्यूम एलिमेंट है, ये दूसरा वॉल्यूम एलिमेंट है, ठीक है ना, ऐसे ये तीसरा वॉल्यूम एलिमेंट है, ये nth वॉल्यूम एलिमेंट है, इज दैट क्लियर। तो इसका वॉल्यूम मैं कितना कंसीडर करके चल रहा हूं, इसका वॉल्यूम कंसीडर करके चल रहा हूं मैं del V1, जो कितने सरफेस एरिया को इंक्लोज कर रहा है, ∇S1। इसका वॉल्यूम कंसीडर कर रहे हैं हम del V2 एनक्लोजिंग द वॉल्यूम, सो एनक्लोजिंग द सरफेस एरिया ∇S2। लेकिन ये सब के सब क्या है, क्लोज है। अब ये जैसे ये है, ये डब्बा दिख रहा है ना आपको, ये वाला डब्बा दिख रहा है, इसके बगल में एक दूसरा है, उसके बगल में तीसरा है, उसके बगल में चौथा, उसके पीछे भी है, ठीक है ना, इसके बगल में ठीक ऐसे भी है,
क्योंकि ये तो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है। जैसे मैंने आपको कहा था कि भाई आप कागज का कंसीडर करके चलो, तो कागज का जब अगर मैं कंसीडर करूंगा तो यहाँ पर अगर मेरा ये, मेरे को तो केवल यहाँ फ्रंट फेस दिखाई दे रहा है, पीछे को तो पूरा क्लियर। अब आपने देखिए, अब अगर मुझे किसी एक वॉल्यूम एलिमेंट से ये देखना है कि वॉल्यूम एलिमेंट V1 से कितना फ्लक्स आउट हो रहा है, इस वॉल्यूम एलिमेंट V1 से कितना फ्लक्स आउट हो रहा है, तो आपने डाइवर्जेंस की डेफिनेशन पढ़ी थी। आपने क्या पढ़ा था, देखो डाइवर्जेंस बेसिकली क्या होता है, डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी, ये क्या था, फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब एकांक आयतन से बाहर निकलने वाला फ्लक्स था। तो यहां से आप फ्लक्स को क्या लिख सकते हैं, फ्लक्स कैन बी रिटन एज डेल डॉट ए इनटू वॉल्यूम, मैं ऐसा लिख सकता हूं। अच्छा, फ्लक्स जो आप इंटर में पढ़ते हुए आए थे भाई, अगर ये वेक्टर फील्ड ए वेक्टर का फील्ड है तो फ्लक्स कितना एमिट होगा। जैसे मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करी थी, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या था, फाई को आप क्या लिख रहे थे, क्लोज्ड ई डॉट ds। मैग्नेटिक फ्लक्स को, मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए E के स्थान पर क्या आ गया था हमारा, बी टर्म इंक्लूड हो गया था। अगर मुझे वेक्टर फील्ड ए वेक्टर का, ए वेक्टर के लिए फ्लक्स देखना है कि वेक्टर फील्ड ए वेक्टर का फ्लक्स कितना फ्लक्स पर्टिकुलर V1 वॉल्यूम से आउट करेगा, तो आप यहां पर क्या लिख सकते हैं, सो द फ्लक्स ऑफ वेक्टर फील्ड A vector through volume element del V1, del V1 से कितना फ्लक्स आ जाएगा, देखो फ्लक्स की वैल्यू क्या थी, क्या वैल्यू है, डेल डॉट ए इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है मेरे पास, डेल ऑफ V1, और ये फ्लक्स कितना आ जाएगा, इट इज क्लोज, बाउंड्री तो मेरी क्लोज ही है, और ये वैल्यू थी आपके पास, यहां E डॉट ds है, यहां पर क्या आ जाएगा A डॉट ds। लेकिन ये कितने सरफेस के लिए है, मैंने जैसे आपको हमने एक वॉल्यूम एलिमेंट की बात करी, केवल डेल V1 वॉल्यूम एलिमेंट की बात करी, इसका सरफेस एरिया कितना था, दैट वाज डेल S1। तो यहां पर पूरा सरफेस नहीं बल्कि केवल del S1, it should be del dot A out of del V1 and it is alpha 1। अब ये तो मेरा फ्लक्स था ऑफ वेक्टर फील्ड A वेक्टर का थ्रू वॉल्यूम एलिमेंट V1, del V1। सिमिलरली फ्लक्स ऑफ वेक्टर फील्ड A वेक्टर through volume element 2, 3, 4 and others, इनसे कितना आ जाएगा फ्लक्स, सेम अल्फा 1 की तरह प्लेस करिए, क्लोज बाउंड्री del S2 A dot ds, it will be del dot A, और इसका था del V2, ऐसे तीसरे वाले के लिए del S3 A dot ds, it will be del dot A, I mean say divergence of A, del V3 up to so on। अगर हम nth एलिमेंट के लिए लिखते हैं del Sn A dot ds, it will be del dot A एंड डेल Vn। तो ये आपके पास अल्फा 2 भी आ गई, अल्फा 3 भी आ गई, अल्फा n भी आ गई है, मतलब ये बीच में आपके कई सारे वॉल्यूम एलिमेंट भी हैं। और आप यहां पर थोड़ा सा सही से समझ पा रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, जैसे मेरा ये पहला वॉल्यूम एलिमेंट है, बगल में दूसरा वॉल्यूम एलिमेंट, तीसरा, यहां पीछे भी होंगे वॉल्यूम एलिमेंट, ऐसा नहीं कि इसके पीछे नहीं है भाई, ये तो पूरा मेरे को तो खाली फ्रंट फेस दिखाई दे रहा ना, आई एम लुकिंग ओनली द फ्रंट फेस, लेकिन पूरा S1 कौन है, S1 मतलब ये सरफेस, ये सरफेस, ये सरफेस, ये वाला सरफेस, ये वाला सरफेस प्लस ये वाला सरफेस, तब जाके V1 वॉल्यूम, डेल V1 वॉल्यूम एनक्लोज होगा कितने सरफेसेस द्वारा, 6 सरफेसेस द्वारा।
और ये बात क्लियर? ये सारा आपका क्या है, यहाँ पर जो फ्लक्स की हमारी डेफिनेशन थी दैट इज फ्लक्स अपॉन वॉल्यूम, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, फ्लक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल डॉट ए बॉल। लेकिन हम केवल किससे निकाल रहे हैं, वी आर जस्ट फाइंडिंग आउट फॉर द वॉल्यूम v1, हम केवल वॉल्यूम v1 के लिए फाइंड आउट करें। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू एज अल्फा 1 सेम प्रोसेस मैंने अल्फा 2 अल्फा 3 और अल्फा 1 n के लिए लिखी हुई है। तो एक बार इसको कॉपी कर लीजिए, देन वी आर गोइंग ऑन द टॉप। तो आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा। तो मैंने यहाँ पर देखो कुछ नहीं स्पेशल कुछ नहीं किया है, केवल जितनी हमारी इक्वेशन थी अल्फा 1 से अल्फा n, इन सबको क्या कर दिया मैंने, ऐड कर दिया। जो हमारी रिस्पेक्टिवली जो हमको ऑब्टेन हमने की थी कि भाई पहले सरफेस से बाहर निकलने वाला फ्लक्स, दूसरे सरफेस से बाहर निकलने वाला फ्लक्स और nth सरफेस से बाहर निकलने वाला फ्लक्स बराबर इतना होना चाहिए। अच्छा यहाँ देखो जो राइट हैंड साइड है ना, ठीक है ना, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड जो है मेरे पास, जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, समीशन I इक्वल्स टू 1 से n सरफेस इंटीग्रल a डॉट ds, here it is del si। और ये देखो ये समीशन का साइन है, समीशन कहने का मतलब होता है प्लस, मतलब पहले 1 से स्टार्ट करोगे तो del s1 फिर ये लिख दिया, फिर del s2 फिर ये लिख दिया, del s3 फिर ये लिख दिया और del sn तक। यहां पर here it is del डॉट a और यहां क्या आ रहा है, देखो यहां पर भी ये क्या आ रहा है, समीशन i इक्वल्स टू 1 से n del vi। इसी वैल्यू को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, समीशन i इक्वल्स टू 1 से n del डॉट a and del vi। अच्छा when, अच्छा ये क्या थे, del vi क्या था, i क्या थी, ये एलिमेंट की संख्या थी, जैसे 1 2 ith एलिमेंट, jth एलिमेंट, फिर लास्ट में हमारा n एलिमेंट। और मैंने आपको क्या कहा था, हमने इतने छोटे एलिमेंट्स में डिवाइड किया है, बहुत ही ज्यादा स्मॉल, इन्फिनिटी स्मॉल एलिमेंट्स में। तो अगर मेरा ये n टेंस टू इंफिनिटी हो, अगर n टेंस टू इंफिनिटी हो जाए, मतलब मैं इतने ज्यादा एलिमेंट में से ब्रेक कर दूं, तो आप मुझे बता सकते हैं कि किसी एक क्यूब का, जो जैसे हमने जब सेक्शंस में ब्रेक किया था, भाई अगर मैं इस तरह के हजारों लाखों करोड़ों अरबों डब्बे बना दूं इसके अंदर जो 3 डायमेंशनल स्पेस को कंटेन करते हो, और अगर ये इनकी संख्या इंफिनिटी की ओर टेंड करे, मतलब बहुत ज्यादा लार्ज संख्या में, तो प्रत्येक का वॉल्यूम कितना जाएगा, नियरली अप्रोचेस टू 0। देन जो vi होगा विल टेंड्स टू 0। तो यहां राइट हैंड साइड में जब मेरा n टेंड्स टू इंफिनिटी हो और ये vi अप्रोच कर रहा हो 0 को, तो समीशन बेसिकली कौन सी प्रोसेस होती बन जाती है, फिर प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन। देन इक्वेशन बिकम, तो इक्वेशन क्या बन गई आपके पास, here it is summation i equals to 1 से n del si a dot ds, here it is समीशन बन गया मेरे लिए इंटीग्रल, और ये वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो इट विल बिकम वॉल्यूम इंटीग्रल दैट इज del डॉट a, और इसके स्थान पर del v के स्थान पर आ गया dv। अब यहाँ राइट हैंड साइड में एक चीज थोड़ा सा आप नोटिस करें, भाई जैसे मैंने कहा था पहला वॉल्यूम ये है, दूसरा वॉल्यूम ये है, इससे जो बाहर निकलने वाला फ्लक्स होगा, इससे बाहर निकलने वाला जो फ्लक्स होगा, भाई इसके ऊपर दूसरा डब्बा भी है ना, हर कोई इजीली समझ पा रहा है, क्योंकि हम 3 डायमेंशनल स्पेस की बात कर रहे हैं। जैसे इसके बगल में एक डब्बा समझ लो, जो फ्रंट टू फ्रंट की हम बात करते हैं, चलिए वैसे समझिए, इसके बगल में एक डब्बा रखा हुआ है। अब इससे निकलने वाली फ्लक्स की बात करूंगा तो फ्लक्स ऐसे भी निकल रहा है, आउटवर्ड 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 आउटवर्ड, हेयर इट इज आउटवर्ड एंड ये आउटवर्ड। अच्छा इसके बगल में जो डब्बा होगा उसके लिए करो, ये आउटवर्ड, ये वाला फेस तो कॉमन सरफेस आ गया ना, ये वाला सरफेस तो कॉमन आ गया, तो अगर मैं इसके बगल वाले डब्बा, इसी को मान लो इसके बगल वाला डब्बा है, तो इसके लिए तो आउटवर्ड ये हुआ, जबकि इस वाले के लिए बात करें तो इसके लिए आउटवर्ड ये है। तो अगर हम कॉमन सरफेसेस की बात करें, कॉमन सरफेसेस में देखो इसका आउटवर्ड फ्लक्स, ये भी आउटवर्ड फ्लक्स, ये भी आउटवर्ड फ्लक्स, ये भी आउटवर्ड फ्लक्स। अगर मैं इस वाले एलिमेंट की बात करूं, यहां पर आउटवर्ड फ्लक्स, ये आउटवर्ड फ्लक्स, इस वाले सरफेस का करूं, ये डाउनवर्ड फ्लक्स आ गया, ये इधर को फ्लक्स आ गया। तो आप यहां पर एक चीज देख रहे हैं कि ये वाला टर्म तो आपका कैंसिल हो जा रहा है ना पूरी तरह से, ये वाला जो हमारा कॉमन सरफेस है इसका तो कैंसिल हो गया। ऐसे अगर ये नीचे वाले सरफेस की बात करो, इसका देखो ये इस वाले सरफेस के लिए एक फ्लक्स ऊपर को भी जाएगा, जबकि ऊपर वाले उसका नीचे को तरफ आ रहा था आउटवर्ड फ्लक्स। तो ये जो कॉमन सरफेस है, कॉमन सरफेसेस के जो फ्लक्स हैं, इनवर्ट फ्लक्स आउटवर्ड फ्लक्स एक दूसरे को क्या कर दे रहे हैं, कैंसिल कर दे रहे हैं। तो इस चीज को आप लिख लीजिए, सिंस in right hand side in left hand side, sorry,
in left hand side, the flux from common faces cancels each other. तो इसका मतलब यहां पर मुझे बताएंगे कि टोटल फ्लक्स आपका रहेगा कैसे। भाई आपका जो, अगर मेरा सरफेस ये था, भाई ये बीच के देखो सारे कैंसिल हो गए। भाई इस वाले, अगर मैं इस वाले सरफेस की बात करूं, ये ऊपर चला गया। इस वाले सरफेस की बात करूं तो इसका आउटवर्ड फ्लक्स नीचे आ गया। इसकी बात करूं तो इसका आउटवर्ड फ्लक्स ये आएगा। इस वाले की बात करूं तो इसका आउटवर्ड फ्लक्स ऐसे जाएगा। इस वाले देखो, पहले मैं इन दोनों की केवल बात कर रहा हूं। इसका एक फ्लक्स ये, एक फ्लक्स ये, एक फ्लक्स ये, एक फ्लक्स ये। अब नीचे वाले की बात करें अगर, इसका एक फ्लक्स, आउटवर्ड फ्लक्स ये फ्लक्स, ये भी गया, ये गया। देखो ये कैंसिल हो गया ना, ये वाला पोर्शन तो पूरा ही मिट गया। और ऐसे करके अगर मैं मिटाते रहूं, ऐसे करके कॉमन सरफेसेस के लिए अगर मिटाते रहूं तो अंदर तो पूरा कुछ बचेगा ही नहीं। मतलब आपका फ्लक्स केवल कहां से आउट कर रहा है? फ्लक्स केवल मेरा आउट कर रहा है बाउंड्री। इट इज एमिटिंग आउट फ्रॉम बाउंड्री। अंदर के जितने भी कॉमन फेसेस है, सारे के सारे कॉमन फेस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ऐसे इस वाले के लिए अगर मैं इस वाले की बात करूं, देखो ये वाला फ्लक्स, ये वाला फ्लक्स, ये इधर को फ्लक्स, देखो ये कैंसिल हो गया, ये तो ये वाली लाइन में मिट गई। तो ऐसे करके अगर मिटाते रहो ना तो अंदर का सारा फ्लक्स एंटायरली जीरो हो जाएगा। तो हमारा फाइनल रिजल्ट क्या आएगा? दैट द फ्लक्स इज मूविंग आउट फ्रॉम द आउटर बाउंड्री, कैंसिल आउट ईच अदर। सो वी कैन से दैट the flux will move out from outer boundary only, this implies this. Yeah, so we can write, तो आपका, आप इस टर्म को क्या लिख सकते हैं? दैट इज सरफेस इंटीग्रल A डॉट ds, क्योंकि समीशन करने का कोई पर्पज ही नहीं बचा, क्योंकि अंदर के तो सारे कैंसिल हो गए। इट विल बी वॉल्यूम इंटीग्रल एंड डाइवर्जेंस ऑफ v एंड dv, और यही आपकी गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है। तो आई होप सो आपके थोड़ा सा सही से क्लियर हुई होगी थ्योरम। और इसके बाद में अगर इससे कोई कंफ्यूजन होता है तो देन डेफिनेटली पूछे मुझसे। दीपावली की पुनः शुभकामनाएं। खूब मजे करिए, एंजॉय करिए, खुश रहिए और साथ में पढ़ाई भी करिए। और स्टिल अगर इसके बाद भी कोई कंफ्यूजन होता है देन आस्क मी फ्रॉम द कमेंट सेक्शन। टिल देन खुश रहिए, गुड बाय।